हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देने वाले हैं 4 मार्च की तीसरी शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चंस थे 35, उन सभी का सॉल्यूशंस देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर खुल गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जितेश और कमल किसी निश्चित कार्य को 7 और 11 दिनों में करते हैं। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि देखो, जितेश 7 दिन में करता है और एक कमल नाम का लड़का है, ये करता है अपना 11 दिन में काम। ठीक है, अब जो है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 11 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 77 मतलब 77 आएगा। और इसका जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, यानी टोटल वर्क मतलब पूरा काम। अब ठीक है, अब दूसरा काम होता है हमें जो है इनकी जो है इफिशियंसी यानी क्षमता निकालनी पड़ती है। जब हम जितेश की इफिशियंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7 का भाग 77 में करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 11। और कमल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 11 7 77, यानी कि कमल की इफिशियंसी हमारी 7 हो जाएगी। अब सवाल को हम आगे बढ़ेंगे। देखो, उन्होंने जो है एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिनों के बाद कमल ने काम छोड़ दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि 3 दिन तक तो दोनों ने साथ किया होगा ना काम, 3 दिन के बाद कमल छोड़ कर गया है। ठीक है, तो 3 दिन तक दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे। 11 जितेश की थी, 7 कमल की थी, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 18, यानी कि दोनों की इफिशियंसी 18 हो गई। और 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो कितना काम कर देंगे ये लोग, 18 3 54, यानी कि 54 काम जो है दोनों निपटा देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो टोटल वर्क था और जो काम हम कर चुके हैं उसको हम माइनस कर देंगे टोटल वर्क में से। ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 7 में से 5 जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि हमारे पास ओनली अब 23 काम करने को बचा है। ठीक है, 77 में से हमने 54 काम कर लिया था 3 दिन में इन दोनों ने मिलकर, और हमारा अब काम कितना बचा है, 23 काम। ठीक है, अब देखो, तो पूछा क्या है हमसे उसने कि जितेश शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जितेश की इफिशियंसी कितनी थी, 11, काम कितना बचा करने के लिए, 23। तो क्या करेंगे, सिंपली 23 में जो है 11 का भाग कर देंगे, तो इतने दिन में काम जितेश जो है पूरा कर लेगा। लेकिन आप हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं भी 23/11 नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, तो अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, देखो ऑप्शन में नीचे लेकिन 77 है 2 जगह। ठीक है, 77 कैसे आएगा, देखो नीचे 11 है यहाँ पर, तो 77 कैसे बनेगा, जब मैं 11 में 7 का गुणा कर दूंगा तो 77 बनेगा। अच्छा, जब हमने इसके नीचे गुणा किया है तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 23 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ऊपर हो जाएगा 161 और नीचे कितना हो जाएगा 11 7 77। तो इसका हमारा सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 161/77 दिनों में जो है जितेश शेष कार्य को पूरा कर देगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सामने आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। देखो, ये वाला सवाल जो है इस बार आरपीएफ वालों का फेवरेट सवाल रहा है। हर शिफ्ट में ये सेम, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज किए हैं, बाकी सेम 2 सवाल आए हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में। तो इसको हम देखेंगे यहाँ से। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 75। अब आप लोगों को पता होगा कि औसत अगर दिया हो हमें और संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, योग निकालने के लिए जितनी संख्याएं हो उसका गुणा प्लस जो औसत हो उसका गुणा करवा देते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, इनका औसत 75 है, तो अगर हम 2 संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 75 में 2 का गुणा करवा देंगे कि नहीं, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, तो 75 में जब 2 का गुणा करवाएंगे यहाँ से हम, तो कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150। तो दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 150, और तीसरी संख्या हमें 122 दी हुई है, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 3 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 272। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि 3 संख्याओं का योगफल हमारा कितना हो गया, 272, और टोटल 5 संख्याओं का योगफल हमें 655 दिया है सवाल में। हम क्या करेंगे, 655 में से 272 और घटा देंगे, तो हमारी जो शेष 2 संख्या है उनका योगफल निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 383 हमारे पास क्या बच गया, जो शेष 2 संख्याएं बची थी उनका योगफल। लेकिन हमें निकालना क्या है, शेष 2 संख्याओं का औसत, यानी कि इनका औसत चाहिए। तो संख्या कितनी है हमारे पास, लास्ट में 2 बची हैं शेष, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 का इसमें भाग करा देंगे तो ये हमारा औसत निकल आएगा। देखो, जब इसका भाग कराएंगे तो 19 दूनी 38 और 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 पंचे 10, यानी कि 191.5 क्या आ जाएगा हमारा, जो शेष 2 संख्याएं बची थी उनका योगफल, सॉरी औसत आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ से तीसरा क्वेश्चन।
इस शिफ्ट का मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, या आरपीएफ कांस्टेबल की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी का ये क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। और ये जो है मॉडरेट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला तीसरा, ठीक है। काफी बच्चों को दिक्कत हुई है इस सवाल को सॉल्व करने में। तो आइए हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते हैं यहाँ पर। तो एक रेलगाड़ी हमारे पास ए है और एक रेलगाड़ी बी है। अब रेलगाड़ी जो ए है वो हमारी स्टेशन एम से एन की ओर चलती है, और जो रेलगाड़ी बी है वो एन से एम की ओर चलती है, और समय दोनों का अलग अलग है। हमें निकालना यह है कि दोनों जो है ए और बी रेलगाड़ी है जो वो कितने टाइम में लेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेशन यहाँ पे एम बना देंगे, यहाँ पे एन, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टेशन एम है हमारे पास, यहाँ पर स्टेशन एन है, ठीक है। और जो ए रेलगाड़ी है वो ये चलती है हमारी एम से एन की तरफ, ठीक है, इस तरफ। और ये ए वाली रेलगाड़ी है जो हमारी वो कितने बजे स्टार्ट होती है, वो होती है हमारी 7:35 में स्टार्ट, ठीक है। यानी कि एम से 7:35 पे निकलती है और एन पर कितने बजे पहुंचती है, ये 2:35 पर, ठीक है। यहाँ से अगर हम इनका समय निकालें 7:35 से 2:35 तक, तो ए को कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ए को जो टाइम लगा 7:35 से, देखो 7 5 12 और 2, ठीक है, 7 5 12 ये हो गया और 2 ये, यानी कि 7 घंटे यहाँ से इसको लगेगा। ए को जो है एम से एन तक जाने में कितना टाइम लगा, 7 घंटे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बी का समय निकालेंगे। अब बी चलती है हमारी इस तरफ से एन एम की ओर, ठीक है। ये जो है विपरीत चल रही है एक दूसरे के। और बी जो है स्टार्ट होती है हमारी कितने बजे, 9:35 में, और पहुंचती कितने बजे है एम पर, 2:35 में। अगर इसका टाइम निकालें तो इसको कितना टाइम लगा, 9 और 5 घंटे लगेगा इसको, ठीक है। बी को कितना घंटे लगा, 5 घंटे। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग देखिए कि एक बात आपको पता होगी कि टाइम होती है जो और स्पीड होती है, ठीक है। टाइम और स्पीड एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पर कि ए और बी की जो टाइम का रेशियो है 7:5 है, तो इसकी जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:7, उल्टा हो जाता है, ठीक है। टाइम का जो होता है रेशियो, अगर हमें टाइम से स्पीड का रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि ए की स्पीड 5 हो जाएगी, बी की स्पीड 7 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिए, अब दूसरा काम यहाँ से हमारा ये है कि हमें एम से एन तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो एक तरीका ये होता है कि हम एम से एन तक की कुछ भी दूरी मान लें, लेकिन अगर हमें सवाल जो है कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करना है तो हमें नॉर्मली जो इनकी स्पीड होती है उनका प्रोडक्ट हम जो है क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसकी दूरी मान लेंगे बीच में। यानी कि 5 और 7 का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 5 7 35, यानी कि 35 जो है क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सवाल थोड़ी बड़ा है, देखो जहां भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। देखो एम से एन तक की दूरी हमने 35 निकाल ली यहाँ पर, ठीक, हमने माना है ये, ठीक है। अब अच्छा, ए चलती है हमारी 7:35 पर और जबकि बी चलती है 9:35 पर। तो 9:35 पर बी स्टार्ट हुई होगी जब तक ए जो है यहाँ से कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, है ना। यानी कि 2 घंटा, 7:35 से 9:35 कितना होता है, 2 घंटा। यानी कि 2 घंटे में जो हमारी ट्रेन ए है ये कुछ दूरी तो तय करी होगी इसने। अब ये कितनी दूरी तय करी है ये हम निकालेंगे स्पीड से। स्पीड है एक, ये हमारे 5 किलोमीटर पर आवर हमने माना, ठीक है। और 2 घंटे में कितनी चलेगी ये, 5 दूनी 10, यानी कि 9:35 पर हमारी जो रेलगाड़ी ए है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। अच्छा, अब हमें ये बताइए आप लोग कि पूरी दूरी एम से लेकर एन तक कितनी थी हमारे पास, 35, और जो रेलगाड़ी ए थी इसने 10 डिस्टेंस कवर कर ली थी। अब यहाँ से जो डिस्टेंस बचेगी, यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेंगे पी से एन तक जो डिस्टेंस बची है वो 25 किलोमीटर नहीं बची है, बताइए। तो 35 टोटल थी, 10 किलोमीटर कवर हो चुकी ट्रेन ए के द्वारा, अब 25 बची। अब देखिए 9:35 यहाँ इसको हो गया ए को, और 9:35 पे अब ये भी चलेगी, यानी कि अब दोनों ट्रेनें जो है एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये 25 किलोमीटर की दूरी आई है, हमें औसत पहले तो हमें समय चाहिए ना कि टोटल समय कितना लगा है एक दूसरे से मिलने पर। तो कैसे निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी बची है हमारी कवर करने के लिए, 25 किलोमीटर की, ठीक है। और चाल हम दोनों का जो है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नहीं सॉरी एडिशन करेंगे, ठीक है, मतलब जोड़ेंगे दोनों को। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, और विपरीत जब ट्रेनें आती हैं तो क्या होता है, चालें जुड़ती हैं, और अगर एक ही दिशा में ट्रेनें जाती हैं तो चालें घटती हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है।
तो दोनों की स्पीड देखो, ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 7 है, तो टोटल दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 5 12। अब जो समय आएगा वही इनके मिलने का समय हो जाएगा, ठीक है। अब 12 का इसमें जब भाग करेंगे 25 में, तो 12 दूनी 24, 2 घंटा तो पूरा पूरा हो जाएगा। 24 25, एक शेषफल बचा था यहाँ पर, और बटे में 12 बचेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें 60 का, तो 12 पंचे 60, यानी कि 2 घंटे और 5 मिनट जो है इन दोनों को टाइम लगेगा मिलने पे एक दूसरे से। अच्छा, अब ये बताइए आप हमें कि ये जो ट्रेनें जो है 9:35 से चली थी ना दोनों यहाँ से। अब 9:35 से 2 घंटा जोड़ो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 10:35 और 11:35, यानी कि 11:35 तो ये हो गया, और 5 मिनट और है, यानी कि 11:35 और 5 40, 11:40 में दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें थोड़ा टाइम देने लायक था, ठीक है। अगर एक बार आपने अच्छे समझ लिया, तो अब अगली बार जब भी आएगा आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड या 30 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर देंगे। मुझे आपको समझाना था, इसके वजह से जो है थोड़ा टाइम लग गया, ठीक। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7, 7 4 11। पर जब 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14। अब देखो 17 में से यहाँ पर 14 माइनस का है, तो 17 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब 2 का गुणा 3 में करवाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6, यानी कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 में देखेंगे हम लोग कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर को 438 मीटर, पहले चक्कर में 438 मीटर दौड़ता है, और कितना समय लगता है इसको, 146। एक बात याद रखना, कभी भी औसत चाल निकाल ली हो अगर, ठीक है, औसत चाल निकाल ली हो कभी भी, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय किया जाता है। अब पहला चक्कर उसने 438 मीटर का दौड़ा और 146 सेकंड में, और समान लंबाई का, मतलब 438 मीटर का दूसरा चक्कर भी था, और दूसरे चक्कर में उसको कितना समय लगा, 73 मिनट 73 सेकंड, ठीक है। यानी कि ऊपर टोटल दूरी लिख दी मैंने, और नीचे नीचे जो है टोटल समय लिख दिया। अब टोटल दूरी बटे टोटल समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत चाल। अब जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे ऊपर, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, और 4 4 8, 876 की जो है मीटर की टोटल दूरी हो जाएगी, और 6 3 9, 7 4 11 और 2, 219 सेकंड जो है टोटल समय हो जाएगा। अब 219 के जब 876 में भाग करेंगे, देखो 19 चौके 76 और 4 दूनी 8, मतलब 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी औसत चाल यानी औसत स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम छठवां क्वेश्चन। देखो छठवां क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पर जो है हमें 3 साझेदार दिए गए हैं, उनका जो है निवेश का अनुपात दिया है, और कितने महीने के लिए इन्होंने निवेश किया है वो भी दिया गया। हमें निकालना लाभ का अनुपात है। कभी भी हमें लाभ का अनुपात निकालना हो तो जो जितना उसने पूंजी निवेश किया है और जितने महीने के लिए किया है, उन दोनों का करवा दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल आता है, ठीक है। यानी कि जो पहला है हमारा जो साझेदार, उसने 1 के अनुपात में निवेश किया, कितने महीने के लिए, देखो 11 महीने के लिए, तो इसमें 11 गुणा करवा देंगे अनुपाते। अब दूसरा है जो दूसरे साझेदार ने 9 यूनिट जो है यहाँ पर निवेश किया है, और कितने महीने के लिए किया है, तो दूसरे ने किया 6 महीने के लिए, तो इसमें 6 का गुणा करवा देंगे अनुपात। और तीसरा है जो तीसरे ने 8 यूनिट जो है निवेश किया है, और कितने महीने के लिए, इसने 2 महीने के लिए किया है। सिंपली इन सबका गुणा करवा लेंगे, वो आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ से 11 एकम 11 अनुपाते 9 छक्के 54 अनुपाते 8 दूनी 16, यानी कि 11 अनुपाते 54 अनुपाते 16 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ गया। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब देखो 2 के बाहर गुणा में 2 और लिखा है, तो 2 का गुणा 2 में करवा देंगे, कितना हो जाएगा 4। अब देखो 17 माइनस 4 है, 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 13। अब बाहर गुणा में 2 लिखा है, तो 13 का गुणा 2 में करवाएंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26, यानी कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक बस 20 घंटे में, देखो ये सवाल जो है आरपीएफ कांस्टेबल में कई बार पूछा गया, हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल। हमें जो है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल है, 20 घंटे में यात्रा पूरी करता है। अब बराबर करवाएंगे हम, 12 घंटे में दूरी तय करनी है जितनी है ये, और चाल हमें निकालनी है, चाल हमने मान ली x है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से क्या करेंगे हम, जो है यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से 4 से इसको काट देंगे, 4 × 12, 4 से इसको 4 × 5 = 20, ठीक है। और 3 से इसको काट देंगे 42 को, तो कितना आएगा 14 ×
42, यानी कि 14 आ गया। अब 14 गुणे 5 है तो 14 पंजे 70, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तब जाके वो सेम डिस्टेंस 12 घंटे में कवर कर पाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर कि अन्वेषा 2 हैंडबैग बेचती है, जिसमें एक हैंडबैग पर 18% का लाभ होता है, दूसरे हैंडबैग पर 18% की हानि होती है। प्रत्येक हैंडबैग का विक्रय मूल्य है हमारा 450 रुपये। समग्र लाभ या हानि, इसमें ये पता नहीं है कि टोटल लाभ होता है हमें कि टोटल हानि। तो देखो, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी तरीका। पहले तो मोबाइल देखा, कैलकुलेशन करना पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी किन्हीं भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बराबर है, क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, और जो लाभ परसेंटेज है और जो हानि परसेंटेज है बराबर है, मतलब यहाँ पर देखो 18% का ही लाभ हो रहा है और 18% की ही हानि हो रही है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो यहाँ से और विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है, लाभ इसमें कभी नहीं होता है। कब, जब जो है लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ परसेंट की जो वैल्यू दी गई है वो जो हानि परसेंट की वैल्यू दी गई है वो दोनों बराबर हों और दोनों का विक्रय मूल्य भी बराबर हो। देखो यहाँ पे 450 दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इस तरीके के सवालों में क्या होता है, हमेशा हानि। तो जब हानि होती है तो परसेंटेज हानि हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें परसेंटेज हानि इज इक्वल टू होती है x/10⁻²। कहने का मतलब मेरा ये है कि x है जो हमारा ये 18% है, कितना है, x का मान कितना है 18, मतलब ये जो दर है ये कितनी हो जाएगी, x का मान हो जाएगा हमारा, यानी कि 18/10। 18/10 का होल स्क्वायर यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, आपको पता होगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 3.24% की क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, 3.24% की। ठीक, बस इसमें एक कंसेप्ट ये है कि जब विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट की वैल्यू और हानि परसेंट की वैल्यू दोनों बराबर हों तो सिंपली हमें हमेशा हानि मिलेगी। और कितनी हानि मिलेगी, x/10, यानी कि जो हमें लाभ और हानि की जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर करके और नीचे 10 का स्क्वायर करके हम भाग करवा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके सामने है कि पहले जो है 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की कमी की जाती है। हमें जो है नेट यानी कि शुद्ध वृद्धि या कमी निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए सिंपली फॉर्मूला होता है a + b, नहीं a + b नहीं होता। देखो, प्लस तब लगाया जाता है जब लाभ होता है और जब माइनस जब लगाया जाता है जब हानि। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, a + b, और यहाँ पर प्लस माइनस a × b/100। अब देखो प्लस माइनस का तरीका बताता हूँ कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर 12% की क्या हो रही है हमें वृद्धि, यानी कि 12% की वृद्धि तो प्लस में लेंगे वैल्यू, और 8% की कमी तो माइनस में लेंगे वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम पहले प्लस लगाएंगे। अब 12 गुणे माइनस के 8 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 8% की कमी हो रही है। ठीक है, और बटे में 100 कर देंगे। यहाँ पर देखो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस नहीं आएगा, अब देखो माइनस का 8 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा टोटल, और 12 8 96, यानी कि 0.96 हो जाएगा। कैसे, 100 का भाग कर देंगे 96 में तो कितना आएगा, 0.96। अब जब 4 में से 0.96 घटाएंगे तो सिंपली आपको पता होगा कि 3.04 बचेगा, यानी कि 3.04% की टोटल क्या हुई, हमारी वृद्धि हुई। अब वृद्धि क्यों हुई, हानि की कमी क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये आंसर जो है प्लस का निकल के आया। अगर ये आंसर माइनस का निकल के आता तो 3.0% की कमी हो जाती, लेकिन ये हमारा प्लस में निकल के आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3.04% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 11वां सवाल, k का मान निकालना है हमें। यदि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, अगर कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, जैसे ये संख्या लिखी है यहाँ पर, ये वाली कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है, तो उनके जो अंकों का योगफल है वो 9 से कटना चाहिए। तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि इनके अंकों का योगफल 9 से कब कटेगा। देखो इन सबको जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 और 4 17 और 5 22 और 2 24 आ गया यहाँ से, और प्लस के है। अच्छा, ये जब 9 से कब कटेगा, जब देखो 24 में हम यहाँ पर क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, यानी कि 24 में अगर 3 जोड़ दें, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, और 27 9 से कटता है हमारा। ठीक है, यानी कि k की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो k का मान कितना आ गया हमारे पास निकल के, यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं और एक राशि दी गई है 682 रुपये की। वो 3 लोगों के बीच में बांटना है। हमें जो है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है,
तो पहले तो हम टोटल निकालेंगे। देखो 18 और 3 कितना होता है यहाँ से, 8 3 11 21, 21 और 3 9 कितना होता है 30, यानी कि जो 30 यूनिट की वैल्यू है वो हमें दी गई है सवाल में 682। और यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 682/30। ठीक है, हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू है, सबसे बड़े और सबसे छोटे यूनिट के अंतर, यानी कि सबसे बड़ा कितना है यहाँ से 18 और सबसे छोटा कितना है 3, और 18 और 3 की जो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि हमें 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 15 का गुणा करवा देंगे। अब देखो 15 से यहाँ 30 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कटेगा कितने बार में, 3 4 1, 341, यानी कि हमारा डिफरेंस हो जाएगा सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कि 10 संख्याओं का योगफल 252 है, औसत निकालना है। देखो औसत का फॉर्मूला सीधे होता है कि सभी संख्याओं का योगफल और बटे में जितनी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योगफल हमें 252 दिया गया है, सभी संख्याएं 10 हैं, जब 10 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 25 पॉइंट यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें चाहिए अंतर। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे ट्री मेथड। देखो ट्री मेथड कैसा होता है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा गोला होता है, ये होता है हमारा मूलधन का, काय का होता है, मूलधन का। फिर मूलधन से जो जितनी दर % दी गई है, यहाँ पर हम जो है R% की वैल्यू रख के, मतलब मूलधन का R% निकालेंगे। जब निकालेंगे तो यहाँ पे 3 गोले और आएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका भी हम क्या करेंगे, जो ये जब निकालेंगे तो फिर इसका हम R% निकालेंगे। जब R% निकालेंगे तो फिर 3 गोले और आएंगे हमारे यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है इसका R% निकालेंगे किसी एक गोले का, इन तीनों में से किसी भी एक गोले का R% निकाल देंगे। ठीक है, जब हम इसका R% निकालेंगे तो यहाँ से एक गोला और निकल के आएगा बाहर। ठीक है, अब जो ये 3 गोले हमने पिंक कलर से सेट किए थे, ये जो हमारे होंगे साधारण ब्याज। ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। और अगर हम इन 3 गोलों को, मतलब जो हमारे पिंक कलर के हैं और ये ब्लू कलर के हैं और ये ग्रीन कलर का है, अगर 3 ये और 1 ये, अगर इन सबको जोड़ देंगे तो वो निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें चाहिए है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है वो होता है नॉर्मली इतना, कितना, 3 गोले ये ब्लू वाले और 1 गोला ग्रीन वाला। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे कि पहले वाले गोले में हम देखो इसको मैं थोड़ी आपको साफ नीट एंड क्लीन करके दिखाता हूँ। ठीक, देखो 35,000 हमें सबसे पहले मूलधन दिया गया है। ठीक है, अब 35,000 का जब हम 12% निकालेंगे, ठीक है, 35,000 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा हमारा 4200 आएगा। 1 मिनट, 35,000 का 12% निकालेंगे तो 4200 आएगा कि नहीं आएगा। 1 मिनट में गुणा करके देख लूँ दोस्तों, 1 मिनट रुकना, बस होने वाला है अपना। ठीक है, हाँ 4200 आएगा यहाँ पर। ठीक, क्यों 35, देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ अलग से निकाल लेना आप लोग। 35,000 गुणे 12% बटे में जब 100 करेंगे परसेंट हटा के तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, और 35 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा 4200। तो मैंने क्या बताया था, जब जो यहाँ वैल्यू आएगी उसको 3 बार हमें लिखना पड़ेगा, और जो ये 3 बार वैल्यू लिखेंगे यही हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, तीनों को जब ऐड कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब हम जो वैल्यू ऐड करेंगे इसमें वो चक्रवृद्धि ब्याज में शामिल होगा। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे कि इसका हम निकालेंगे 12%। तो 4200 का जब हम 12% निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 350। 350 नहीं निकलेगा। 4200 का जब हम 12% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा हमारा निकल के 504 निकल के आएगा। ठीक है, 4200 का 12% कितना हो जाएगा 504। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीन गोले में 504 को दोबारा से लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे फिर से इसका 12%। देखो 3 बार निकाला जाता है, 3 साल के लिए है। पहले मैंने किसका निकाला था, 35,000 का 12%, कितना आया था मेरे पास 4200, मैंने 3 बार लिख दिया। फिर मैंने 4200 का 12% निकाला, कितना आया 504। 504 आया तो मैंने 504 को भी 3 बार लिख दिया। फिर मैंने 504 का 12% निकाला तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 60.48। कितना आएगा, देखो 504 का जब हम 12% निकालेंगे तो कितना आएगा 60.48। तो ये हो गया हमारा यहाँ से पूरा फिनिश। अब हमें जो भी चीज़ पूछेगा वो उसका हम आंसर बता सकते हैं। अगर वो यहाँ से हमसे साधारण ब्याज पूछता तो हम क्या करते, 4200 को 3 बार जोड़ते, तो 4200 को तो हम 3 बार जोड़ते
तो कितना आ जाता हमारे पास 12,600 आ जाता। ठीक है, अब हम 504 को 3 बार जोड़ते। ठीक है, ये तो हमारा 12,600 क्या आ जाता चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अंतर। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए देखो साधारण ब्याज हमारा इतना हो गया SI। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से CI। तो CI निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जब हम 504 को 3 बार जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 1512। 1512 3 बार ये आएगा, प्लस इसमें 60 और कर देंगे 60.48। जब इसमें 60.48 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा हमारे पास 1572.48। ठीक है, अब 1572.48, लेकिन इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा तब जाके वो आएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमें निकालना था इनका अंतर, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। तो मैंने अभी आपको बताया था जो चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो इन तीनों को और प्लस इसको जोड़ दें। देखो ध्यान से इसको गोले को देखो आप लोग, किस कहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 504 जो मैंने 3 बार लिखा था और ये 60.48 आया था, इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा, और हमें यही निकालना था। देखो इन तीनों को मैंने जोड़ा था तो कितना आया था, 1512 आया था, प्लस मैंने इसमें 60.48 और जोड़ा तो मेरा कितना आ गया यहाँ से 1572.48। तो ये हमारा यहाँ से अंतर निकल के आ गया। ठीक है, तो यही हमारा इसका 1572.48 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक बात और, अगर आपको ट्री मेथड बहुत अच्छे से बेसिक से सीखना है और बहुत ही कम समय में आप सवाल सॉल्व कर पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मुझे ट्री मेथड बता दीजिए, तो मैं अलग से 2 साल और 3 साल के लिए जो ट्री मेथड होता है उसको बहुत बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार जो है 1130 रुपये में 52 पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए खर्च करेगा, वो 1130 का गुणा करवाएंगे 52 में। तो जब 1130 का 52 में गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 58,760। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी फास्ट गुणा कहाँ से करवाते हैं, तो दोस्तों पहले से मैंने जो है अपना रफ कॉपी में गुणा करके रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ताकि जो है वीडियो का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देखो, अब जो है एक दूसरी दुकान से उसने जो है 920 रुपये में 44 जो है क्या करी थी, पुस्तकें खरीदी थी उसने। ठीक है, जब 920 में 44 खरीदी थी यानी कि उसने यहाँ पर टोटल खर्चा कितना आया उसका 40,480 रुपये यहाँ से टोटल खर्चा उसका आएगा। ठीक है, 40,480। अब हम उसका निकालेंगे उसने दोनों में मिलाकर कितना खर्च किया, तो देखो 58,760 को 40,480 में जोड़ेंगे। ठीक है, जब 58,760 को 40,480 में जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 99,240। ठीक है, ये हमारा टोटल खर्चा हो गया, लेकिन हमें तो निकालना है कितना, औसत मूल्य निकालना है। तो औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 52 पुस्तकें यहाँ खरीदी थी उसने और 44 पुस्तकें यहाँ खरीदी थी, यानी कि टोटल कितनी पुस्तकें खरीदी उसने, 4 और 2 6, 5 और 4 9, यानी कि 96 उसने टोटल पुस्तकें यहाँ से खरीदी थी हमारी। ठीक है, तो जब हम इसमें भाग कर देंगे 99,240 का 96 से, तो ये हमारा निकल के आएगा 1033.75, यानी कि जो उसने औसत मूल्य खर्च किया वो किया उसने 1033.75। यहाँ से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 16। हाँ तो दोस्तों देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे यहाँ पर सॉल्व। हमसे कह रहा है 2 बैंक हैं A और B क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। अजय क्या करता है, प्रत्येक बैंक से 3,40,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद अजय द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों का अंतर निकालना है हमें। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, साधारण ब्याज का अंतर पूछा, सिंपली क्या करेंगे हम इनकी जो रेट है यानी कि दर है इसका जो है हम जो है क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.5%। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है ये है पर ईयर का, लेकिन हमें चाहिए 3 साल बाद, तो 3 साल बाद वाला जब निकालेंगे तो कितना आएगा 25.75, यानी 7.5% जो है हमारा जो साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा दोनों दरों से, वो हो जाएगा 3 साल का कितना 7.5%। और हमें जो है राशि उधार उसने कितनी ली थी, 3,40,000 रुपये की जो है उसने राशि उधार ली थी। अब हम सिंपली क्या करेंगे 3,40,000 का 7.5% निकालेंगे। जब हम इसका 7.5% निकालेंगे तो एक दशमलव हटाएंगे यहाँ पर और एक जीरो बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 1,000 की 3 जीरो से 3,40,000 की 3 जीरो खत्म कर देंगे। अब सिंपली हमारा बचा यहाँ से 340 गुणा 75। ठीक है, जब 340 को गुणा 75 में हम करवाएंगे यहाँ से तो हमारा आएगा 25,500।
दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, ये मैं जो है अलग से रफ कॉपी में पहले से सवाल सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है समय ज़्यादा व्यस्त ना हो, ज़्यादा समय आपका खराब ना हो, ठीक है। इसके लिए ये गुणा और भाग और जोड़ घटाना वाली जो कैलकुलेशंस होती हैं, मैं पहले से जो है अपने एक रफ पेज है उसमें कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है कि यदि 10 रेनकोट का विक्रय मूल्य 12 रेनकोट के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। देखो 10 कोट का विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ये बराबर है हमारे 12 रेनकोट के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एसपी सीपी का क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। तो एसपी यहीं लिखा रहेगा हमारा और सीपी हमारा आ जाएगा यहाँ पर बटे में, और बराबर लगा देंगे। यहाँ से 12 यहीं लिखा रहेगा हमारे पास और ये 10 आ जाएगा यहाँ पर बटे में। कहने का मतलब ये है कि अब एसपी हमारा 12 हो गया और सीपी 10 हो गया, यानी कि कोई चीज़ अगर 10 रुपये में खरीदी जाए 12 रुपये में बेची जाए, कितने रुपए का लाभ, 2 रुपये का लाभ। लेकिन हमें परसेंटेज लाभ चाहिए तो इसको क्रय मूल्य को नीचे लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना था 10, सिंपली 100 का गुणा करा देंगे तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20% का जो है लाभ निकल के आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम 18 नंबर क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर 8.15 का गुणा हम करवाएंगे पहले 0.35 में, ठीक है। 8.15 का गुणा करवाएंगे 0.35 में, तो कितना आएगा। देखो यहाँ पर जो है मैं जो है पहले से यहाँ पर सॉल्व किए हूँ, तो इसमें हमारा गुणा आएगा कितना, देखो 8.15 का गुणा करवाना है 0.35 में, 8.15, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा यहाँ से कितना, ये निकल के आ जाएगा 2.8525, ठीक है। फिर माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। अब करवाएंगे गुणा 2.36 का गुणा करवाएंगे अब 0.8 में, ठीक है। 0.8 में गुणा करवाएंगे 8 में, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा 1.888, ठीक है। प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे, 1.07 लिखा है तो ये लिख देंगे, माइनस जब हम 8.5 का पॉइंट इसमें कराएंगे तो ये आएगा 0.04, ठीक है। 8.45 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आएगा 0.04, नहीं सॉरी 0.4 आएगा ये, ठीक है। ये कितना आएगा 0.4, क्योंकि 8.45 आएगा ये और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है। तो 0.4 आ गया। अब माइनस है यहाँ पर 2.56। देखो अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड और माइनस कर लेंगे। तो हम पहले करेंगे 2.8525 माइनस 1.888, ठीक है, प्लस कर देंगे फिर 1.07, फिर माइनस कर देंगे 0.4 और फिर माइनस कर देंगे 2.56, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा टोटल कितना 0.9255, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 24% कम कर दी जाए और ऊंचाई 262% बढ़ा दी जाए तो आयतन में परिवर्तन निकालना है हमें, ठीक है। देखो एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी त्रिज्या में 24% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब त्रिज्या में 24% की कमी कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो फ्रैक्शन वैल्यू ना निकालो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। त्रिज्या हमने मानी पहले 100 थी, अब 100 से त्रिज्या कितनी कम हुई, 24% यहाँ से कम हो गई। जब 24% कम होगी तो कितना बचेगा, 76 बची त्रिज्या। अब जो आयतन होता है, आयतन जो है बेलन के आयतन में क्या किया जाता है, पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर का 2 बार गुणा करवाया जाता है और एच को सिंपली 1 बार लिख दिया जाता है। तो आर को मैं 2 बार लिख दूंगा, यानी कि 100 से 76 दोबारा भी होगी त्रिज्या। ठीक है, अब क्या करना है, ऊंचाई को 265% बढ़ाना है। तो हम ऊंचाई मानेंगे कि ऊंचाई हमारी थी 100 थी पहले, अब 262% बढ़ जाएगी तो 362 हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, अब ये यहाँ से हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखो आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है, त्रिज्या का स्क्वायर। तो देखो ये पुरानी त्रिज्या थी, ये नई त्रिज्या थी, ये पुरानी ऊंचाई थी और ये नई ऊंचाई थी। तो इनको यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से इन तीनों को गुणा करवाएंगे तो ये हमारा पुराना आयतन निकलेगा। पुराना आयतन कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, 100 को जब 3 बार गुणा कराएंगे तो कितनी जीरो, 6 जीरो। फिर हम करवाएंगे इनका गुणा, 76 गुणा 76 और फिर 362 का गुणा इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसके करवा गुणा थोड़ी करवाएंगे, 76 का गुणा 76 में और फिर 362 गुणा करवाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 20 90 912। ठीक है, 20 90 912 यहाँ से निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पुराना आयतन ये नया आयतन, नया आयतन इसमें से घटा देंगे तो ऐसे नीचे लिख देंगे इसको। जब इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 1090,912 इतना निकल के आएगा। अब देखो 6 अंक बाद दशमलव लगाएं, क्यों, क्योंकि इसको जो है बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 109 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, तो 109% सीधे सीधे यहाँ पर आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 815 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 2.7 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, और विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि ट्रेन की चाल हमने मान ली x थी और व्यक्ति की चाल 2.7 थी। इन दोनों को चालों को जोड़ देंगे, इसमें करवाएंगे 5/18 गुणा। क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी चाल। तो चाल ये हो गई, तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी यहाँ से 815 मीटर और समय कितना है 18 सेकेंड। अब हम सिंपली क्या करेंगे, 18 से इसको 18 काट देंगे। ठीक है, 18 से 18 काट देंगे और 5 से इसको काट देंगे। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 5 छक्का 30 और 1 5 3 15 163 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या कर देंगे, 163 में से 2.7 घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा ये 160.3, यानी 160.3 जो है हमारी ट्रेन की चाल निकल के आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे यहाँ पर कि एक विक्रेता ने जो है 20% 10% की 2 क्रमिक छूट देकर लैपटॉप को इतने रुपए में बेचा, यानी कि छूट देने के बाद मूल्य इतना है हमारा 27,000। ठीक है, हमसे पूछ रहा है लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करेंगे फ्रैक्शन से, यानी कि अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 1/5 और जब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 1/10। ठीक है, यानी कि जब 1/5 था तो यानी कि 5 में अगर खरीद मतलब 5 उसका अंकित मूल्य था तो 1 की छूट देकर 4 में बेचा उसने। और अगर यहाँ से देखें 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू से, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 10 था तो उसने 1 की छूट देकर 9 में बेचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इनका गुणा करवा लेंगे, यानी 10 पंचे 50 और 9 चौके 36, यानी कि ये 50 जो है हमारा ये अंकित मूल्य था पहले और छूट देने के बाद बेचा उसने कितने में, 36 में। लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि 27,000 में बेचा, यानी कि 36 यूनिट की वैल्यू 27,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27,000/36। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था 50 यूनिट, यानी कि हमें 50 यूनिट की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे 27,000/36 गुणा 50 और करवा देंगे तो 50 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 और इसको 9 से काटेंगे, 9 तिहाई 27, 3,000 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 4 से यहाँ पर काट देंगे हम, कितने बार में कटेगा, 4 7 28 29 30 2 4 5 20 750 ही आ गया। ठीक है, यानी कि 750 और गुणा 50 करवा देंगे हम। ठीक है, देखो 5 7 35 ये हो जाएगा और 75 और जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 37,500 हो जाएगा इसका। ठीक, तो अनिल किसी कार को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, अनिल नाम का लड़का है एक, ये कर सकता है 4 घंटे में, और एक है अशोक नाम का लड़का। ठीक है, ये कर सकता है अपना 8 घंटे में, और रॉबिन की सहायता से तीनों लोग मिलकर 2 घंटे में करते हैं। मतलब अनिल प्लस अशोक प्लस रॉबिन
ठीक है, ये तीनों मिलकर करते हैं 2 घंटे में काम, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसका क्या एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, आएगा एलसीएम 8, एलसीएम 8 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इनकी इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। जब 4 का भाग 8 में करेंगे 4 दूनी 8, 8 का भाग 8 में करेंगे 8 एकम 8, और जब 2 का भाग 8 में करेंगे तो 2 चौके 8। अब देखो अनिल की 2 है क्षमता और अशोक की 1 है, दोनों की मिलाई जाए तो कितनी हो जाएगी 3। यानी अनिल अशोक रॉबिन की जब 4 है तो रॉबिन की अगर अकेले पूछे तो 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अनिल की 2 अशोक की 1, यहाँ पर अनिल की 2 अशोक की 1, 2 और 1 3 ही हो जाएगा। तो रॉबिन की कितनी बचेगी हमारे पास, 1 बचेगी। अब हमें पूछ रहा है कि रॉबिन अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। अब देखो 8 काम करना है, रॉबिन की क्षमता 1 है तो 8/1 करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 घंटे में जो है रॉबिन काम को पूरा खत्म कर देगा, ठीक। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 121 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है तो जितनी संख्याओं को निकालना होता है वही इसका औसत हो जाता है, यानी कि 121 इसका औसत हो जाएगा, ठीक। और सम के लिए कहता अगर तो n+1 कर देते, यानी कि 121 प्लस 1 और कर देते तो 122 हो जाता सम संख्याओं के लिए औसत, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 9% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। तो किसी संख्या है, कोई संख्या है x सॉरी दोस्तों, कोई संख्या x है, इसका 9% का 2% उस संख्या का मतलब x का कितना परसेंट है, मतलब a% है मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, यहाँ 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 9 दूनी 18 ऊपर गुणा हो जाएगा, बटे में 100 है और बराबर में a है। अब दो जीरो नीचे हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.18, यानी कि 0.18% की जो है हो जाएगा उसका जो संख्या का, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 नंबर क्वेश्चन में हमें परिमाप दिया है वर्ग का, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर में होगा ये, ठीक है। और भुजा पूछी हमसे, तो परिमाप बराबर क्या होता है वर्ग का, 4a का मान दिया गया है 64, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, ये बराबर 16 चौके 64, ठीक है। तो 16 हो जाएगी भुजा, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। करेंगे कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 6, 20, 33, 66 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2, 16, 19 और 29, 62 प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो 6 से विभाजित करने पर उस संख्या में 2 शेषफल प्राप्त हो, 20 से भाग करने पर 16, 33 से भाग करने पर 29 और 66 से भाग करने पर 62। तो इन सब में देखो अगर 6 से भाग करने पर 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है तो जब 6 का और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा, और जब 20 का और 16 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा, 33 का और 29 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा, 66 का और 62 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा। अब इस 4 को आप जो है नोट कर लेना, ठीक। इस 4 का यूज मैं कहाँ करूँगा आपको बताऊँगा। अब देखो 6, 20, 33 और 66 का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा हमारा यहाँ से 660 निकल के, ठीक है। अब हमें चाहिए है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें, ठीक। तो देखो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी देखो 99, 99, 99 होता है, ठीक है। जो है 660 से विभाज्य ऐसी संख्या में चाहिए है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 660 से इसको काट के देखेंगे, ठीक है। देखो पहली तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा यहाँ पर 660, ठीक है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे भाई मेरे क्या कहते हैं यहाँ पर जो है हमारा 2 जीरो हो जाती, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, 2 जीरो हम अंक उतारते यहाँ पर, और यहाँ पर ये 5 बार में पूरा कट जाता है, 0, 5 छक्का 30 की 0, 5 छक्का 30 और 3 33, देखो ये पूरा कट गया 15 बार में। यानी कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी हमारी है 9904 अंकों की जो 660 से विभाज्य हो रही है पूरी। लेकिन हमें तो 4 शेषफल भी बचना चाहिए ना, ऐसा निकालना है। तो 4 शेषफल बचाने के लिए 4 नहीं मतलब 6 से भाग करेंगे तो 2, लेकिन जो डिफरेंस 4 का आया था इन सब में, तो हम 99 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 98, 96, ठीक है। 98, 96 जो है एक ऐसी संख्या बन जाएगी हमारी, जब 6 से विभाजित करेंगे तो हम 2 शेषफल बचेगा, 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास 16 शेषफल बचेगा, 33 से भाग करेंगे तो 29 शेषफल बचेगा, और 66 से भाग करेंगे तो 62 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। पहले क्या किया मैंने, इन सब का डिफरेंस निकाला, 4 आया था, इस 4 को मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जिससे भाग करना था उन सबका मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद मैंने 4 अंकों की एक ऐसी संख्या देखी कि जो 660 से कट जाए हमारी, ठीक है। उसके बाद जो हमने ये डिफरेंस निकाला सबसे 4 का, उस संख्या में से मैंने डिफरेंस माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन।
दो संख्याएं 7-8 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कितनी है? 8 के अनुपात में। सिंपल है, एचसीएफ का गुणा करवा देंगे, 8 चौके 32 जो है यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी, और 7 चौके 28 छोटी संख्या हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पर √81, √81 से निकलेगा 9 बाहर। जब 49 बनेगा, या 49 से बनेगा 7 बाहर निकलेगा यहाँ से। हाँ, यहाँ 49 से निकल के आया 7। ठीक है, अब 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9। 9 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब 22 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का रूट निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। जब 20 और 5 जोड़ेंगे तो फिर 25, फिर 25 का रूट निकालेंगे तो 5, यानी कि लास्ट में हमारे पास सही आंसर कितना आ जाएगा? 5 निकल के। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ पूरा करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। ठीक है, 15 चौके 60 हो जाएगा यहाँ पर, और 20 तिहाई 60। ये हो गई इनकी इफिशियंसी। दोनों को मिलके काम करना है तो दोनों की इफिशियंसी मिलके हो जाएगी 7। हमें टोटल वर्क कितना कराना है? 60 काम है हमारे पास, दोनों की इफिशियंसी 7 है। 7 का भाग कर देंगे 7 8 56, लगभग 8 दिन में पूरा कर देंगे। पहला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 1:1 बनाने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको मैं रेशियो वाले मेथड से करूँगा। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है हमारा क्या? मिल्क और वाटर। हमें बनाना कितना है? 1:1 में बनाना है, लेकिन मिलाना क्या है हमें? पानी। पानी मिलाना है लेकिन दूध नहीं मिलाना है, यानी कि दूध की जो मात्रा पहले थी वही मात्रा बाद में रहनी चाहिए। तो दूध की मात्रा सेम करने के लिए क्या करूँगा? देखो दूध पहले 3 था, तो यहाँ 3 करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दूंगा, इसमें 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो दूध सेम है लेकिन पानी मिल गया। पानी कितने लीटर मिला? यहाँ से 1 यूनिट पानी मिला। ठीक है, यहाँ से देखो पहले जो है पूरे मिश्रण की कीमत कितनी यूनिट थी? 3 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में देखो 30 लीटर दी हुई है। 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 30 लीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 30 6 लीटर। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट का ही मान निकालना, तो यहाँ से 6 लीटर जो है पानी हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का है। देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब, तो ये निकल के आएगा यहाँ से 1/10 गुणा लगा देंगे, 100 ऊपर पहुँच जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, यानी कि यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आया 10/16। कितना आया? ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 10/16। ठीक, इसको पूरे को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 10/16। अब देखो यहाँ पर ऑफ लगा है, ऑफ लगा देंगे तो 3.2/0.4 लिखा है, तो यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे। 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। यानी कि अब इतना सॉल्व करने के बाद कितना आया? 2 पंचे 10, 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, 5। अब देखो मैं इसको साफ साफ कर देता हूँ। मेरे पास जो है इतना सॉल्व करने के बाद कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब यहाँ पे ऑफ लगाया पहले, तो ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 × 12, 12 का भाग जब 120 में करेंगे 10 बार जाएगा। 10 का गुणा फिर 10 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 10 का गुणा 10 में करवाएंगे 100। अब 100 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 105 यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे हम कि एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता 6.6 लीटर है, 6 लीटर दूध की है, तो इसके पास आधार का व्यास ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो 6.6 लीटर दूध है, धारिता का मतलब ये इसका आयतन दिया गया है शंकु का, तो शंकु का आयतन हमारे पास कितना होता है? 1/3 πr² इंच। ठीक है, और आयतन बराबर दिया गया 6.6 लीटर में है ये, और हमें त्रिज्या ऊंचाई काय में दी गई 7 सेंटीमीटर में, और सभी आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहे हैं। तो इसको जो है लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 1000 का इसमें करवा लेंगे गुणा। ठीक है, 1000 का क्या करवा लेंगे? गुणा। अब देखो यहाँ से 1/3, पाई का मान होता है हमारे पास 22/7, आर का मान हमें चाहिए यहाँ पर इंटू एच का मान यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 बराबर, अब देखो यहाँ से जब ये करवाएंगे गुणा तो ये हो जाएगा 6600। ठीक है, अब देखो 7 से 7 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 22 से इसको काट देंगे, कितना आएगा? 22 × 3 = 66, 300 हो गया ये। ठीक है, अब 9, ये 3 यहाँ पर बटे में था, 3 को 300 को इस तरफ भेजेंगे, कितना आएगा? r² बराबर 3 × 3 = 900। ठीक है, r² बराबर आ गया हमारे पास कितना? 900। तो r का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा इसका? 30 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% छूट की घोषणा की। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 688 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, हमें जो है 14% छूट की घोषणा की है उसने,
विक्रय मूल्य 688 है तो अंकित मूल्य पूछा है। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो मैंने माना कि अंकित मूल्य x है, इसमें 14% की छूट देगा वो, यानी कि 86/100 हो जाएगा, बराबर में विक्रय मूल्य निकल के आएगा कितना 688। अब सिंपली हम सॉल्व कर देंगे 688 और ये 100 इस तरफ भाग में था तो गुणा में कर देंगे, और 86 उस तरफ गुणा में था तो नीचे भाग में कर देंगे। अब इसको हम कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। 86 से पूरा कितने बार में कटेगा, 8 6 48, 8 7 56, 86 से कट जाएगा ये 8 बार में पूरा, ठीक है। जब 8 बार में पूरा कटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 800 निकल के आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा यहाँ से 800। चलिए देखते हैं यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन। एक खाली भंडारण टैंक में 60 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 10% खाली रह गया। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल, देखो 60 लीटर पेट्रोल तो भर दिया ना, फिर भी 10% खाली रह गया। जब 60 लीटर पेट्रोल भरा 10% खाली है, यानी कि 90% भर गया होगा। बताओ मुझे, 90% भर गया होगा। कब भरा 90%, जब 60 लीटर उसमें पेट्रोल था। तो अगर उसको 100% भरना है हमें तो कैसे भरेंगे, 60/90 गुणे 100 करा देंगे यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 3 3 का 9, 3 से 3 दूनी 6, ये आ गया हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी 200/3, और 200/3 का मतलब होता है 66.66%, ठीक है। तो देखो 66.66% यहाँ से जो है टैंकी की टोटल क्षमता आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 17,280 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में किस वार्षिक प्रतिशत दर पर 23,520 हो जाएगी। देखो इसको सिंपली हम करेंगे सूत्र से। कौन से सूत्र से, अपना जो a बराबर फॉर्मूला होता है, a बराबर होता है p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। 1/100 की पावर क्या होता है, n होता है, ठीक। अच्छा अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कि a का मान दिया गया है हमें, मिश्र धन का मान दिया गया है 23,520, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 23,000, एक मिनट कट जाए ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 23,520, वो बराबर मूलधन दिया गया है 17,280, तो ये मूलधन जो है इस तरफ बटे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17,280 बराबर में 1 + r/100 की पावर 2। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे काटना है कि ये 2 की पावर बन जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 से 0 यहाँ पर ख़त्म कर देंगे हम, ठीक। अब 1728 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसको पहले 2 से काटेंगे हम, ठीक है। 2 से काटेंगे कि 4 से काटें, बताओ। 4 से काटें, 4 एकम 4, 5 4 3 ठीक, 4 से काटते हैं। 4 चौके 16, 17 1 बचा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 432 हो गया। 4 से इसको फिर काटेंगे, 4 5 20, 3 5 35, 4 8 32, 3 2 32, 4 8 32, ठीक है। फिर इसको कितने से काटेंगे, 4 से, 4 एकम 4 और 4 8 32, फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 5, 4 चौके 16 और 4 7 28, ठीक है। अब कितने से कटेगा ये, 7 1 8 4 12 8 1 9, 3 से कटेगा। अब कितने से, 3 से, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 18, 3 से इसको काटेंगे, कितना आएगा ये, 3 चौके 12, 3 9 27। देखो 49/36 बचा। 49/36 का मतलब क्या है, 7/6 का होल स्क्वायर, यही है ना। 49/36 का मतलब क्या है, 7/6 का होल स्क्वायर बराबर में 1 + r/100 की पावर 2 है। तो पावर 2 से यहाँ पर पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अब देखो अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ पर बचा 7/6, 1 + r/100 बचा, तो मैं क्या करूँगा, एक माइनस का इस तरफ भेज दूंगा ये, तो r/100 बस बचेगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसके नीचे 1 लिख के नीचे लासा ले लूँगा 6, 7 में 6 जाएगा, 1/6 बचा, और 100 आ जाएगा यहाँ पे गुणा में, तो 100/6 आ जाएगा। यानी कि r का मान कितना आ गया, 100/6। 100/6 का मतलब कितना है, 16% के आसपास लगभग, 16 छक्का 96 होता है ना, ठीक है। तो 16.7% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों यहाँ आज जो है नॉइज़ ज़्यादा आई है वीडियो में, तो नॉइज़ को नेगलेक्ट करें, क्योंकि मैं जो है आउट ऑफ होम था, इसके वजह से जो है नॉइज़ ज़्यादा आ रही है वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।